आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात अयांश की, जिसे मदद की दरकार है, और न्यूज 18 बिहार झारखंड के अपील का असर नजर आता हुआ, जिसमें इन दो नन्ही बच्चियों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ दी अयांश को बचाने के लिए। हालांकि रकम छोटी जरूर है, लेकिन इन बच्चियों ने जो दरिया दिली दिखाई है, जो बच्चियों ने मैसेज देने की कोशिश की है, वो उन तमाम लोगों के लिए है जो मदद कर अयांश को जिंदगी दे सकते हैं, उनके माता पिता को उम्मीद दे सकते हैं और इस नन्हे बच्चे को जीने का हक दे सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर न्यूज 18 की अपील के बाद एक से बढ़कर एक मददगार अब सामने आते हुए पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करते हुए। और इस बीच आज हम आपको एक ऐसे मददगार की तस्वीर दिखा रहे हैं, इनसे मिलवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी वाह वाह कह उठेंगे। जी हाँ, ये दो नन्ही बच्चियां हैं, रहने वाली पटना की ही हैं, लेकिन इन बच्चियों ने जैसे ही इन खबरों को देखा, वो अपने गुल्लक को, जिसे उन्होंने सालों से अपने लिए जमा करके रखा था रकम के तौर पर, वो गुल्लक लेकर वो अयांश की जिंदगी बचाने के लिए अयांश के घर पहुंच गई। न्यूज 18 की मुहिम लगातार रंग ला रही है, जहां आम से लेकर खास तक मासूम अयांश को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दो मासूम बच्चियां भी अयांश को मदद करने के लिए पहुंची है। पहले से जमा जो गुल्लक में पैसे थे, जैसे ही मालूम हुआ कि अयांश को 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो दोनों बच्चियां देख सकते हैं कि अपने पैसे गुल्लक में भरे हुए जो है वो लेकर अयांश के घर पर पहुंची है। एक संदेश भी है और इस बच्ची के जोश और जज्बे को न्यूज़ 18 सलाम भी कर रहा है। तो देख सकते हैं ये हाथ में गुल्लक है और अपने पेरेंट्स के साथ ये दोनों बच्चियां पहुंची हैं। मीठापुर इलाके की रहने वाली है। हम बात भी करेंगे, लेकिन ज़रा लिए चलते हैं अयांश के कमरे में, जहाँ पर लगातार सुबह से शाम तक मददगार जो है पहुँच रहे हैं, चाहे वो आम हो या फिर ख़ास हो। अयांश से लगातार मुलाकात करने के लिए, उसका हाल चाल जानने के लिए और मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए अयांश यहाँ पर है और दो छोटी बच्चियाँ जो है गुल्लक लेकर पहुंची है और अयांश को दे रही है। तो हम एक बार ज़रा चाहेंगे कि एक बार अयांश से भी आपको रूबरू करवा दें, जिस अयांश से के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। लगातार परिजन अपील कर रहे हैं और 16 करोड़ यानी काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, एक असंभव राशि कहिए, उसके लिए लगातार न्यूज़ 18 ने भी खबर दिखाई, मुहिम चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग जारी है। ऐसे में हम जरा बच्चियों से ही बात कर लेते हैं। बाबू, क्या जानकारी मिली तुमको, बताओ। मुझे मेरे पापा से पता चला कि अयांश की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है इलाज कराने के लिए। इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं और मुझे ये अयांश को देना है। किस लिए पैसा जमा कर रही थी और कब से जमा कर रही थी? मैं इसे बहुत दिनों से जमा करती हूँ। क्या है इसमें? पैसे। किस लिए आई हो यहाँ? अयांश के लिए। हाँ। अयांश का बहुत तबीयत खराब है। हाँ। अच्छा, तो इस पैसे से क्या होगा? इलाज होगा। अच्छा, कितने पैसे हैं इसमें? इसमें बहुत पैसे हैं। सर जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस सर बढ़ता जा रहा है। मतलब इन बच्चियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान एकदम बस भेज रहे हैं कि जाओ और बच्चे में लग जाओ। मतलब पूरा सर इंडिया मेरे बच्चे को बचाने में लगा है। इवन इंडिया क्या सर, बाहर से भी लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हाँ अब मैं अयांश के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में और अयांश को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। अभी इन दो छोटी बच्चियों को देखकर क्या कहेंगे? सर बिल्कुल सर, ये बच्ची मैं आपको पहले बोली ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान बस मैसेंजर भेज रहे हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम बचाओ, जाकर अयांश को बचाओ। अयांश के फादर भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? 16 करोड़ अब तो असंभव नहीं दिख रहा। सबसे पहले जो बच्चे लोग आए हैं ये सब भगवान के रूप हैं, और जब ऐसे लोग लग गए हैं तो अब भगवान मतलब लग गए हैं। रकम उम्मीद है अब तो भगवान साक्षात आ रहे हैं। जो भी ये जो बच्चे हैं क्या हैं, भगवान के ही तो रूप हैं। जिन बच्चों को अभी ठीक से दुनियादारी समझ में नहीं आती है, लेकिन मालूम हुआ कि एक बच्चा जो है वो बीमार है, 16 करोड़ राशि की ज़रूरत है, तो उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचे हैं। तो हम जरा आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, कोशिश की जा रही है कि बच्चे कि आगे कुछ काम आएगा, तो ये अयांश की ज़िंदगी बचाने के लिए राशि काम आएंगी। 10 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 10 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं। ये
कम नहीं है, ये एक बुलंद हौसले को साबित कर रहा है और इन बच्चों की हिम्मत को फिर से एक बार न्यूज़ 18 सलाम कर रहा है कि जो बच्चे आज दुनिया नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मालूम हुआ कि एक मासूम जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो ये बच्चे आज गुल्लक लेकर पहुंचे हैं एक संदेश देने के लिए कि आप भी आगे बढ़िए और बच्चे की जान बचाइए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, इन बच्चियों की उम्र भले छोटी हो, लेकिन इन बच्चियों ने जो जज्बा दिखाया है, जो हुनर दिखाया है, वो सबको एक मैसेज देता है। वो ये बताता है कि आपकी एक छोटी सी मदद जो है इस बच्चे को जीवन दे सकती है। और इसी कड़ी में इन बच्चियों ने अपने गुल्लक को इस बच्चे को जीवन दे सकती है और इसी कड़ी में इन बच्चियों ने अपने गुल्लक को तोड़ दिया। रुक करेंगे दूसरी खबर का, खबर जहानाबाद से, जहां पर दरगाह पुल के पास दरगाह नदी में एक शख्स जो है वो अचानक से बहने लगता है, जिसे बचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कोशिश बहुत की गई, लेकिन ये शख्स जो है वो बीच धारा में फंस गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस शख्स को एक पेड़ जो है वो नसीब हो जाता है और वहां पर इस शख्स ने बचने की हर संभव कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक टीम यहां पर वक्त रहते पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को इस पानी से बाहर निकाला जा सका। आज लगभग 8:30 बजे एक फ़ोन कॉल आया कि अलगना पुल के आसपास पानी में गिर के एक व्यक्ति पेड़ में अटका था। अरविंद मांझी नाम था उसका। सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनता भी यहाँ पे काफ़ी लोग थे। हमारा जिला प्रशासन एक्टिव होने के बाद फायर ऑफिसर के तरफ से यहाँ पे सुबोध और विकास भी आए थे। हमारे एसडीपीओ साहब, काको थाना सीओ जहानाबाद और अन्य अधिकारी लोग भी यहाँ पे थे। आने के बाद देखा गया कि क्या सिचुएशन में इसको मदद कर सकते हैं हम, और रस्सी के मदद से सुबोध और विकास ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए वो पानी में तैरते हुए गए और उसकी जान बचा के उसको यहाँ पे वापस लाए और उसको आप उसके परिवार को दे दिया गया। फारबिसगंज के नेपाल बॉर्डर से सटे एक पुल का अप्रोच पथ जो है अब वो टूटने के कगार पर है और इस अप्रोच पथ के टूटने से लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। जहां पर हमारे सहयोगी सतीश पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, क्या हालात हैं, लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जानने की कोशिश की। अभी हम अररिया के नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर, और जो नदी आपको दिख रही है इसे बूढ़ी नदी कहा जाता है। और यह तस्वीर जो नजर आ रही है आपको, यह इस गांव में बूढ़ी पुल कहा जाता है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन रेन कटिंग की वजह से इसका जो डाइवर्जन और अप्रोच पथ जो है वो कट गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से खतरनाक तरीके से ये रेन कटिंग यहाँ पर हुआ है। जो विभाग द्वारा जो है यह काफ़ी अनदेखी की गई है, ग्रामीणों का सीधा आरोप है। हम दूसरी तरफ दिखलाना चाहेंगे कि किस तरीके से रेन कटिंग की वजह से करोड़ों रुपए की राशि से बनने वाला जो पुल है वो किस तरीके से खतरनाक हो चला है। कटिंग की वजह से इसका अप्रोच जो है काफ़ी टूट गया है, जिससे कभी भी यहाँ पर कोई हादसा होने की संभावना है। विभाग की उदासीनता की वजह से स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भारत नेपाल सीमा, सोनापुर, अररिया। और चलिए अब आपको दरभंगा के कुशेश्वर स्थान लिए चलते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से हालात किस कदर हैं, बिगड़े हुए हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो छोटी सी नाव पर जरूरत से ज्यादा यानी क्षमता से ज्यादा लोगों की सवारी हादसे को आमंत्रण दे रही है। जलकुंभी जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य यहाँ पर बिछाया हुआ है, उन जलकुंभियों के सहारे लोग नदी पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं, जिनमें छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। और देखिए, इस छोटी सी नाव पर सिर्फ सवारी नहीं है, सामान भी लोड किया जाता है, मवेशियों को भी रखा जा रहा है, आवाजाही भी की जा रही है, और ये सब कुछ जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़। समस्या जो है सर इस क्षेत्र की, खास करके बाढ़ आकर के चला ही नहीं जाता है। बाढ़ यहाँ एक तरह से लोगों की तरह अपना घर बना के रहता है और बहुत सारे लोगों का घर गिरता है, लोग का जाना आना हर जगह बाधित हो जाता है। भाड़े के नाव से लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, नाव का भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आबै छै दिक्कते रहै छै, चावल पानि लागि जाइ छै, सब कीड़ा रहै छै, बाल बच्चा लए कऽ रहै छियै, माल जाल छै, बकरी छकरी छै, सब अपन नहीं छै व्यवस्था तऽ डूबै छै, धसै छियै। सरकारे ने तनी मदद देतै तब रहबै। कैसे कैसे नाव से आना जाना सब होता है? लाव कहाँ छै आने जाना, दोसर के लाव लए कऽ मांग के भाड़ा पर आनै छै, तब टपै छियै, जाइ छियै। अपना लाव छै, बस छै अपना। कैसे लोग आना जाना कैसे कर रहे हैं? बोर्ड हो जाता है।
एक बार में कितना लोग को ले जाते हैं इस पर? 50-60। अच्छा, कितना देर लगता है गांव जाने में? ये वो बाउंड पर जाता है, गांव कहाँ है नहीं है उधर, कोई सड़क नहीं है ये ना। इस इलाकों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो नावों के जरिए टीकाकरण अभियान चला रही है। इस नाव के जरिए उन लोगों तक टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है जो लोग दूर दराज के इलाकों में बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन टीकाकरण करना जरूरी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने खगड़िया की, जहां पर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर इस नाव को रवाना किया। इसे टीकाकरण वाली नाव के तौर पर इस वक्त इन इलाकों में रहने वाले लोग जानते और पहचानते हैं। और देखिए, जिस मेडिकल सुविधा की बात की जाती है, जिस सुविधा के जरिए लोगों तक वो सहूलियत पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, उसके JKLMTS संस्थान को अगर आप देखेंगे तो वो बदहाल स्थिति में आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर JKTMCH की हालत बदतर हो चुकी है। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण जरूर कराया गया, वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा था। कॉलेज के छात्रों ने बिजली, पानी और मेस की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया है और इसके बाद बिना पूर्व सूचना छात्रों का खाना भी बंद कर दिया गया। भूखे छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता तूर बसु ने। रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और हम हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के मेस के सामने। और आप देख सकते हैं जो इस मेस के गेट पर ताला लगा हुआ है और यहाँ एक नोटिस चिपकाया गया है। भले ही नोटिस पे सिग्नेचर नहीं है और ना डेट लिखा हुआ है जो ये नोटिस कब लगाया गया है। नोटिस पे लिखा हुआ है 1/8/2021 तक अनिवार्य रूप से जमा जो है मासिक शुल्क करना सुनिश्चित करें, नहीं तो 2 तारीख से ये मेस बंद हो जाएगा। लेकिन आज अचानक इस मेस को रात में बंद कर दिया गया है और मेरे साथ आप देख सकते हैं जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और ये आज भूखे हैं। इनको जो है मेस में खाना नहीं मिला है, तरह तरह की व्यवस्था करके खुद से ये खाना का जुगाड़ किए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए, MBBS के प्रथम सत्र के छात्र हैं। और जो ये मेडिकल कॉलेज है वो बता दें कि 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सरकार जो है वो बताती है। हम बात करते हैं, क्या परेशानी हुई आप लोगों को? परेशानी ये है कि एकाएक मेस बंद कर दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हमें। जब हम पूछें कि भाई क्यों मेस बंद हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमने आपके टीचर को इन्फॉर्म कर दिया और स्टूडेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया। और जब रात में हम लोग आए 8-9 बजे खाना खाने तो मेस बंद था हमारा, और ऐसे मेस बंद कर देंगे तो फिर खाएंगे कहाँ यहाँ। आज आप लोग प्रोटेस्ट भी किए, क्या कारण था? हम लोग बाहर गए हैं इमरजेंसी के पास, न बिजली है हम लोग के पास, न पानी है। अब रात हो गया है, अगर हम लोग को पानी कमी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे इतने रात को? ये बताया जाता है 4 दिन से जो है यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, क्या ये बात सही है क्या? हाँ जी, आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं कोई बिजली नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हॉस्टल का बिल्डिंग है और किसी भी कमरे में लाइट नहीं जल रही है। तो ये जो स्थिति है ये मेडिकल कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का हाल है। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे, आप लोग कैसा महसूस करती हैं? कुछ महसूस ही नहीं, बहुत खराब हाल है यहाँ का, काफ़ी खराब है। 4 दिन से लाइट नहीं दिया गया है, पानी नहीं है, आज तो खाना भी बंद हो गया है और जो दिया भी जाता है वो भी क्वालिटी बहुत ही खराब रहता है। जी, आप लोग यहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेज में आपके हॉस्टल की कोई वार्डन है क्या? हम लोग को नहीं पता वार्डन कौन है। वार्डन हम लोग आज तक देखी नहीं, हम लोग को देखने नहीं आए, आज तक कोई वार्डन नहीं देखने आए, तो हम लोग को नहीं पता कौन है। जी, आप लोग यहाँ हैं तो ये जो मेडिकल कॉलेज है, कभी अपने समस्या के बारे में प्रिंसिपल या जो भी अधिकारी उनसे बात किए हैं? नहीं, वो हम लोग से बात ही नहीं करना चाहते हैं, बात करते हैं तो सुनते भी नहीं है ठीक से, कभी पूछने ही नहीं आते हैं, नहीं लेते हैं। ये जो समस्या है, हमने कोरोना काल में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत को दिखाया था, जो किस तरीके से यहाँ मरीजों का इलाज भगवान भरोसे हो रहा था। लेकिन आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है जो मेडिकल कॉलेज में शिक्षा भी भगवान के भरोसे है। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर बसु की रिपोर्ट।
और गया के अमन नागसेन की मौत चीन में संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है, जिसके बाद परिजनों को उसकी मौत की जानकारी दी गई। अब परिजन जो हैं वो भारत सरकार से पार्थिव शरीर को वापस मंगाने की गया मांग कर रहे हैं, और जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अमन के घर से लेकर समरणालय परिसर तक कैंडल मार्च निकाला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीन में पढ़ाई करने के दौरान अमन नागसेन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमन नागसेन जो हैं वो बीजेपी नेता किशोर पासवान के बड़े भाई उदय पासवान के इकलौते पुत्र थे। चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही अचानक उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुक्रवार को परिजनों को उसकी मौत की जानकारी जरूर दी गई, लेकिन अब परिजन उसके पार्थिव शरीर को वहां से गया मंगाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार से यही मांग चाहती हूँ कि मेरे भाई का पार्थिव शरीर वो वापस कर लेकर आ जाए, और कुछ अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं मिली है। बस एक ही सूचना आई थी कि आपके बेटे का डेथ हो गया, बाकी उसकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आया है। क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ कोई नहीं। हमें बस भारत सरकार से यही है कि वो मेरे भाई का पार्थिव शरीर वापस कर दे। वहाँ पे 24 जुलाई तक उससे कंटिन्यू बात हुई है, एंड उसके बाद सडनली उससे बात होना बंद हुआ। 29 को उसका यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि ही इज नो मोर, ठीक है। एंड उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं करी, ना यूनिवर्सिटी, ना एम्बेसी, ना इंडियन गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। हम लोग ने हैशटैग चलाया जो कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, ना कि पॉलिटिशियन, ना ही सेलिब्रिटीज, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी फैक्टर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। हम लोग ये कैंपेन नहीं चालू करते अगर हमारी मांग सुन ली जाती है। हम चाहते हैं नेशनल इशू बने, हम नहीं चाहते ये बिहार का नेशनल इशू। और गोपालगंज के पूर्व सांसद काली पांडे के बेटे ने अपने पिता के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। पंकज पांडे ने कहा कि उन्हें किसी भी चैनल से निकाला नहीं गया, जिसे लेकर काली पांडे ने न्यूज़ 18 से जानकारी दी थी कि उनके व्यवहार की वजह से उन्हें तमाम दूसरे चैनलों से निकाला गया, और इस बाबत उनके व्यवहार को लेकर सभी तरफ से इसी तरह की शिकायतें आती रहीं। पिता के तौर पर समझाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन बेटे के व्यवहार की वजह से उन्हें भी कई जगह शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पंकज पांडे पिता पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे। पंकज पांडे ने कहा कि उन्हें किसी चैनल से निकाला ही नहीं गया। उनके पिताजी मीडिया हाउस के चैनल से निकालने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अगर वो इसे साबित करेंगे तो वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं। साथ ही पंकज पांडे ने यह भी कहा कि पिता की ओर से जबरन उन्हें घर और जायदाद से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। अपने पिता पर FIR दर्ज कराकर फंसाने की कोशिश का आरोप भी पंकज पांडे लगा रहे हैं। कोई भी बात करनी हो, कोई राय देनी हो, हर वक्त आप इसका काम आया हूं मैं, और आप मुझे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो भी बात बोलिए पिताजी सच बोलिए, झूठ का पुलिंदा कोर्ट में गिर जाता है। मुझे न्याय चाहिए। और मधुबनी जिले के जो लोग हैं वो राशन डीलरों पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें राशन जो है वो सही मात्रा में नहीं दी जाती है। कई बार उनके राशन को दूसरे लोगों में बांट दिया जाता है, और जब वो इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। तस्वीरें आक्रोश की देखिए, जहाँ नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पंकज चौधरी जिस तरीके से PDS के अनाज की हेराफेरी का आरोप यहाँ पर लगाकर हंगामा किया गया है, उसे लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। एक महीना के 4 गहूम देलगा, 2 महीना के 4 गहूम नहीं देलगा। जाए हमें तक हमारा पर्ची पर 6 आदमी का नाम थी, तो 60 किलो अनाज मिलक चाहिए, कहीं में 45 किलो अनाज मिले बुझलिए। कहे तो कहे जो करना है वो करो, हम नहीं देंगे, हम 45 किलो ही देंगे क्योंकि हम काट लेते हैं। और हमको इस पर 6 आदमी का नाम है। अब बोलता जो आधार नहीं जुड़ा है, फ्री वाला और दोनों मिला के, फ्री वाला दोनों और पैसा वाला दोनों मिला कर 60 किलो मिलना चाहिए मुझे, और 45 किलो ही मिलता है। और अब बात भगवान भोलेनाथ की, जिनकी आराधना को लेकर आज सावन के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। हैरान करेगी, परेशान करेगी। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें, लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगी। हालांकि शिवालय में पहुंचकर जलाभिषेक करने की आपाधापी लोगों में जरूर नजर आई।
दूसरी सोमवारी है आज और अभी हम खड़े हैं आदमपुर के ये शिव शक्ति मंदिर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गेट बंद है। बिहार सरकार गृह विभाग की विशेष शाखा आपदा प्रबंधन समूह के द्वारा जो है कोरोना को लेकर जो है 7 तारीख से लेकर 6-8 तक जो है यहाँ पर जो है मंदिर को बंद करने का निर्देश दिया गया है। और सोमवारी होने के कारण जो है कुछ लोग जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं और बाहर में ही जो है मंदिर के पूजा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान पहचान के होते हैं, वो अंदर भी जाके पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है पूरी तरीके से की गई है कि कहीं से भी कोई लोग जो है नियम की अवहेलना ना करे और मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना करे। और लोगों के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग पूजा करने आए हैं? हम पूजा करने के लिए आए हैं। मंदिर बंद है सरकारी गाइडलाइन के आदेशानुसार, सरकार का जो आदेश है। तो मंदिर के बाहर गेट पे अपना प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए महादेव का और क्या वापस घर जाइए घर में। महादेव से यही मांग है कि भारत देश में कोरोना मुक्त कर दे सब लोगों को, जैसे पहले 2020 के पहले जैसे थे हम लोग, उसी तरह महादेव सबको आज़ाद कर दे, कोरोना से मुक्त कर दे। पूजा तो यहीं गेट पे आइए, यहाँ पे अपना दर्शन कीजिए और अपने घर को प्रस्थान कर जाइए। सरकारी जो है सरकार का जो गाइडलाइन है 6 फीट की दूरी अपना बनाए रखिए। हाँ, लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, तो महादेव के प्रति आस्था है लोगों का, तो लोग तो मंदिर के तरह करते ही आते ही हैं। हम लोग भी आए हैं यहाँ पे बाहर से दर्शन करके, देख ही रहे मेरे पास फूल है, बाहर में खड़े हैं। अब पूजा करके यहीं से दर्शन कर लिया, घर चले जाएंगे। क्या नाम है? मेरा दिवाकर कुमार नाम है। तो लोग जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए सुबह से ही आने का सिलसिला जारी है और लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाहर से ही पूजा अर्चना कर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस बार कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाइए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चूंकि बात सावन की चल रही है तो बिना कजरी के, बिना लोकगीतों के ये अधूरी नजर आती है और इसीलिए लोक गायिका नीतू ने अपने 9 रंगों से, 9 गीतों से सावन की इस खूबसूरती को वर्णित किया है, चित्रित किया है। उनके गीतों में सराबोर हुई है। सावन का महीना शुरू होते ही लोग भोले के ध्यान में जुट गए हैं, तो हर जगह पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, तो लोग सावन के रंग में भी रंगने लगे हैं। तो आइए हमारे साथ आज कलाकारों की टीम है जो सावन के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं और आपको भी गीतों के माध्यम से सराबोर करेंगे। चलो हो सखी बाबा के द्वारे, चलो हो सखी भोले के द्वारे, चलो हो सखी बाबा के द्वारे, चलो हो सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा सावन के आइल बा महिनवा, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा सावन के आइल बा महिनवा, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा रिमझिम से बरसे ला पनिया, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा रिमझिम से बरसे ला पनिया, कि चल सखी भोले के द्वारे। बाबा के जोगी जैसन मुखवा, कर में डमरू हाथ त्रिशूलवा रामा। बाबा के जोगी जैसन मुखवा, कर में डमरू हाथ त्रिशूलवा रामा। कि अरे रामा अंगिया पे पहिरे बाघंबर, कि चल सखी भोले के द्वारे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।